हाँ अमरेंद्र, तुम दिख रहे हो मुझे। ठीक है सर, ठीक है, बस अब शुरू करते हैं थोड़ी देर में। मुग्धा। जी सर। कितने बच्चे हो गए देखो जरा, हॉल रूम को बोलो। अमरेंद्र, इस प्रोग्राम को सुनने वाले कौन हैं? हमारे किस स्टूडेंट्स हैं सर। हाँ, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स। हेलो। ग्रेजुएशन लेवल के हैं? ग्रेजुएशन। कितने बच्चे होंगे? हाँ अमरेंद्र। हेलो। हाँ अमरेंद्र, सुनाई दे रहा है। सर स्टार्ट करें। शुरू करो बेटा। ओके सर। जो बीत जाते हैं गुजर जाते हैं जीवन भर पाने को, हर मुग्ध छवि वाले को, सूर्य के ताप को, ताप के प्रताप को और ताप के प्रताप से दमकते हुए आपको मैं स्वागत करती हूँ अपने दिल से कहारों से उठाई हुई खुशनुमा आभार। आप सभी को हमारा सुप्रभात। सुप्रभात परमादरणीय डॉक्टर सूरज बहादुर सिंह जी, आदरणीय श्री डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह सर एवं सभागार में सभी सम्मानित अतिथियों का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं एवं अभिनंदन करते हैं। आज सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले ईश्वर को धन्यवाद करेंगे एवं सरस्वती माँ का स्मरण करना चाहेंगे।
शारदे वरदान देना, विश्व में सम्मान देना। मात अनुपम छवि तुम्हारी, निर्मला निश्चल सुखारी। सर्वदा तुम न्यायकारी, निष्कपट मन दान देना। शारदे वरदान देना, विश्व में सम्मान देना। अविद्या का तिमिर हरती, ज्ञान का आलोक भरती। बुद्धि का विस्तार करती, हित अहित का ज्ञान देना। शारदे वरदान देना, विश्व में सम्मान देना। आपका आशीष पाऊं, शांति सुख के गीत गाऊं। बीज सेवा के उगाऊं, फल सभी को दान देना। शारदे वरदान देना, विश्व में सम्मान देना। आज के इस पावन अवसर पर हम खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें आप सभी का स्वागत करने का व इस कार्यक्रम का आयोजन करने का भागीदारी होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे श्री डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह सर को, कि वह आमंत्रित करते हैं कि वह आए और अपने बहुमूल्य वचन से इस कार्यक्रम का आगाज करें। सर। धन्यवाद मुक्ता शाश्वत। हिंदी भाषा और भारतीय समाज विषय से आयोजित विशेष व्याख्यान के लिए आज हमारे बीच में प्रोफेसर सूरज बहादुर थापा, आचार्य हिंदी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय से उपस्थित हैं। एमिटी लॉ स्कूल, एमिटी विश्वविद्यालय में इस आभासी पटल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका सानिध्य हमें समय समय पर मिलता रहा है। आप भाषा साहित्य के साथ साथ समाज के विविध पक्षों पर अध्ययन एवं लेखन करते रहे हैं। आपका मार्गदर्शन एवं उद्बोधन हमारे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत प्रेरक होगा और हम भाषा के रूप में हिंदी महत्व एवं भविष्य के संबंध में जान एवं समझ सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने अतिथि प्रोफेसर सूरज बहादुर थापा साहब से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर प्रकाश डालें। धन्यवाद सर आपके मूल्य वचनों के लिए। हम यहाँ उपस्थित सभी लोगों की ओर से उद्घाटनकर्ता और इस सम्मेलन के अतिथि डॉक्टर सूरज बहादुर थापा का सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। हम लोगों के लिए और हमारे विश्वविद्यालय के लिए ये एक सम्मान की बात है कि वह अपने महत्वपूर्ण समय निकाल कर आज हिंदी भाषा और भारतीय समाज के विषय कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। वे जुलाई 1997 से अगस्त 2006 तक विभाग अध्यक्ष बैरकपुर राजगुरु सुन्नाथ कॉलेज में थे। वह लखनऊ यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के सदस्य भी रहे हैं तथा वह लखनऊ यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी के बोर्ड ऑफ फैकल्टी रहे हैं। साथ ही उन्होंने हिंदी आलोचना, पश्चात साहित्य सिद्धांत, आधुनिक एवं स्वतंत्र और काव्य, आधुनिक एवं उत्तर आधुनिकता, समकालीन विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी विमर्श पर विशेषज्ञता हासिल की है। तो चलिए तेज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे अतिथि श्री प्रोफेसर सूरज बहादुर थापा जी का स्वागत करते हैं और आज का विषय हिंदी भाषा और भारतीय समाज के बारे में सुनते हैं। सर। अब मुझे बोलना है अब। जी सर। डॉक्टर अमरेंद्र, मैं क्या प्रारंभ करूं? जी सर। मेरी आवाज साफ है, मिल रही है? हाँ सर। जी सर, हम लोग सुन सकते हैं। जी सर। तो मैं प्रारंभ करता हूं अपनी बात। ठीक सर। इस सप्ताह व्यापी वेबिनार के आयोजक एमिटी विश्वविद्यालय के सभी कर्ता धर्ताओं को मैं हृदय से आभार देता हूं, कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण मौके पर फिर से अवसर दिया। आज का जो विषय मेरे सामने रखा गया था वह है हिंदी भाषा, साहित्य और समाज। विषय बहुत व्यापक है
संवेदनशील भी है। अमूमन हम जीवन की आपाधापी में भाषा जैसी संवेदनशील जीवन के घटक पर ध्यान नहीं दे पाते, जबकि इसका इतना महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों ही क्षेत्रों में। आप खूब ध्यान से देखें तो किसी मनुष्य और उसकी भाषा और उसके समाज का जो अंतर संबंध है वो बहुत इकहरा नहीं होता है, वो वन वे ट्रैफिक किस्म का नहीं होता है, वो बहुत बहुआयामी होता है, यानी कि बहुस्तरीय होता है। उसके बहुत सारे सिरे होते हैं जो अलग अलग जगहों से जुड़े रहते हैं, और एक भी सिरा अगर गड़बड़ होता है तो जिसको हम कहते हैं बुरा प्रभाव, बैड इफेक्ट, वह हमारे जीवन में साफ साफ पड़ता है। लेकिन ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब भी भाषा पर बात की गई तो दो तरह की चीजें अपनाई, या तो भाषा के व्याकरण और उसकी जो भाषिक संरचना है जिसको हम लिंग्विस्टिक कहते हैं, उस दृष्टि से बात की गई है, या तो भाषा है और भाषा का जो कलात्मक साहित्यिक रूप है उस पर बात की गई। लेकिन एक आम आदमी का भाषा के साथ सरोकार क्या है, रोज उसका साबका जीवन की किन स्थितियों से पड़ता है और वहां भाषा उसका कितना साथ देती है ना। आप जब कहीं मजबूर हो जाते हैं या आप कहीं ऐसी जगह में पड़ जाते हैं जहां आपकी भाषा कोई समझता नहीं है, फिर आपको पता चलेगा कि भाषा का क्या महत्व है। मैं ऐसी एक घटना का उल्लेख आपके साथ करना चाहता हूँ। 2014 में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने मैं चीन देश गया था, और उसी कार्यक्रम के दौरान रायपुर के डॉक्टर सुधीर शर्मा भी हमारे साथ थे। और एक घटना ऐसी घटी कि मैं और डॉक्टर सुधीर शर्मा दोनों अपने दल से बिछड़ गए, और बिछड़ने के बाद हमारी बस छूट गई। अब संघाई जैसे विशाल शहर में हम अकेले थे, चारों ओर भीड़ ही भीड़ थी, लेकिन हमारी भाषा को समझने वाला कोई नहीं था। एक बात और बता दें, अंग्रेजी की वहां बहुत दुर्दशा है, शायद ही कोई अंग्रेजी समझता है। अब ना वो हिंदी समझे ना अंग्रेजी समझे, हम लोगों की क्या हालत थी वो शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। फिर किसी तरह बहुत मुश्किल से कई घंटों के संघर्ष के बाद हमारी गाइड का, जो चाइनीज मूल की थी और अंग्रेजी मूल की थी, उससे संपर्क हुआ। और बहुत लंबी घटना है, लेकिन इतना कहूंगा कि उस एक दो घंटे में ही हमें पता चल गया कि भाषा क्या होती है, भाषा का सामाजिक प्रभाव क्या होता है, और भाषा कितने काम की चीज है। अगर भाषा में संप्रेषणीयता नहीं, आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो फिर जिसको कहते हैं ना आपका जीवन स्टैग्नेंट हो जाना, आप बेकार हो जाना, आप कुछ कर नहीं पाए। इसलिए भाषा हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से है, क्योंकि मनुष्य बिना विचार व्यक्त किए रह नहीं सकता। वह कोई भी काम करे, चाहे राजनीतिक काम करे, चाहे अकादमिक काम करे, चाहे वह समाज सेवा का काम करे, वह विज्ञान से संबंधित काम करे, वह कला से संबंधित काम करे, वह फिल्म और सिनेमा से संबंधित काम करे, वह कोई भी काम करे,
वहां एक भाषा की जरूरत होती ही है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो भाषा बोलकर ही बोली जाए। बहुत सी साइन लैंग्वेज होती है, जो लोग भाषा समझ नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते हैं, तो साइन लैंग्वेज उनके लिए बहुत काम की होती है। हर तरह से, चाहे मनुष्य बोले या ना बोले, उसे भाषा की जरूरत है, क्योंकि वह आइसोलेटेड नहीं रह सकता। वह एक सामाजिक प्राणी है, वह एक वैश्विक प्राणी है। उसे सिर्फ अपने घर परिवार के सदस्यों से नहीं, बाहर समाज के लोगों से और बाहर देश के लोगों से, फिर और जाके आगे जाके अपने पड़ोसी राष्ट्रों से, फिर और आगे जाकर के पूरी दुनिया के साथ संबंध बनाना होता है। वो ऐसा ना सोचे कि बस उसकी भाषा है, वह है और उसकी श्रेष्ठता पर वह मुग्ध है, और कि हमें और की भाषा सीखने की क्या जरूरत है, और संतुष्ट होकर पड़ा रहे, तो वह बिल्कुल विश्व से कटा हुआ हो जाए। इसलिए भाषा का, मैंने कहा था कि संबंध मनुष्य से एक गहरा नहीं, बहुत गहरा है और दूसरे तरह। अब जो हमारे जीवन की घटनाएं होती हैं, जैसे सांस्कृतिक घटनाएं होती हैं, राजनीतिक घटनाएं होती हैं, ऐतिहासिक घटनाएं भी घटती हैं, इनके साथ भी हमारा भाषाई संबंध एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग तरह का, और उसके प्रभाव भी अलग अलग तरह के देखे जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप देखिए, एक साधारण सी बात बताता हूँ कि राजनीति क्या से क्या हो जाती है। अब हम सभी लगभग हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, और हम सभी प्रेम से जय श्री राम बोलते रहे, और जय श्री राम बोलने का ये हमारा जो सांस्कृतिक कर्म है, ये 2, 4, 5, 10 वर्षों में किसी राजनीतिक पार्टी के आगमन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, सैकड़ों वर्ष पुराना है। हम प्रेम से जय श्री राम कहते हैं। लेकिन आज जिस तरह से जय श्री राम का उद्घोष दिया जा रहा है, तो उसका एक खास मतलब हो जाता है। आप उसके समर्थक हो या समर्थक ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात तो है कि अब कोई जोर से उत्साह से जय श्री राम कहता है, तो भाई लोगों का ध्यान अनायास एक खास पॉलिटिकल पार्टी और उसकी विचारधारा की ओर चला जाता है। अब जय श्री राम नेपथ्य में चला गया है, जय हिंद जैसे नारे नेपथ्य में चले गए हैं। अब एक नया नारा आ गया, भारत माता। जय हिंद अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है और भारत माता की जय आ रहा है। उसके भी पॉलिटिकल कनोटेशंस हैं, हमें इन बातों को ध्यान देना चाहिए। और ये हर युग में हुआ है, आज ही हो रहा है ऐसा नहीं है, ये अतीत में भी हुआ है और ये आगे भविष्य में भी होगा। तो मैं केवल समझाने के लिए एक उदाहरण आपके सामने रख रहा था कि ये एक राजनीतिक प्रभाव कैसा पड़ता है। और आप देखेंगे कि विचारधारा से जुड़ी हुई राजनीतिक पार्टियों की जब सत्ताएं बदलती हैं, तो राजनीति की भाषा भी बदल जाती है, और जनता के साथ उसका जो कनेक्ट होता है, जनता के साथ उसका जो संबंध होता है, संबोधन होता है, वह भी बदल जाता है। अलग अलग तरह की जब राजनीतिक पार्टियां आती हैं, मैं एक उदाहरण उत्तर प्रदेश से देना चाहूंगा कि आप बसपा जैसी राजनीतिक पार्टी को देखिए, तो ये जब शुरू में आई तो इसका नारा क्या था, है ना? फिर इनकी विचारधारा बदली, ये सोशल इंजीनियरिंग आ गया, और जैसे ही सोशल इंजीनियरिंग आ गया तो इनकी भाषा बदल गई। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। मेरे किसी बात को आप राजनीतिक विचारधारा से जोड़कर ना देखिएगा। मैं केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाषा और मनुष्य का जो संबंध है, उसमें कौन कौन से तत्व कितना प्रभाव डालते हैं और वो कितना गहरा हो जाता है ना? तो वो नारा जो बहुजनों के लिए था, वो सर्वजन में बदल गया,
अब बहुजन सर्वजन हो गया, बहुजन के साथ सर्वजन जुड़ रहा है। ये जो विभिन्न तरह के पैराडाइम है, ये सिर्फ भाषा तक जरूरी नहीं होते कि वो भाषा तक सीमित है, वो आपके सामाजिक जीवन को, सोशल लाइफ को प्रभावित करते हैं, उस पर असर डालते हैं। सामाजिक गुटबंदी होती है, सामाजिक संबंध और दूरियां होती हैं, ये तरह तरह की चीजें। आरक्षण कोई नई चीज नहीं है, लेकिन आरक्षण के कारण इधर के मेरे ख्याल है 30-40 वर्षों में जो सामाजिक वैमनस्य और दूरी, सामाजिक गैप इतना बढ़ा है, उसके पीछे उस राजनीतिक भाषा का योगदान है। उस राजनीतिक भाषा ने एक सामाजिक न्याय की सामान्य सी संवैधानिक प्रक्रिया को आक्रामक बना दिया है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये ऐसा होता है। और देखिए, भाषा को इतना आसान मत समझिए। भाषा के कारण दुनिया में बड़ी बड़ी घटनाएं। अगर आप भाषा की संवेदनशीलता को नहीं समझते तो आप बहुत भ्रम में रहेंगे। मैं कुछ उदाहरण अपने भारत से ही संबंधित देना चाहता हूँ, दूर न जाइए। अब आप देखिए, हिंदी और उर्दू का विवाद। आप अगर जो सेकुलर किस्म के विद्वान हैं, जिसको एकेडमिक से प्यार है, जो हिंदू धड़े के हैं, जो मुस्लिम धड़े के हैं, उन सभी के विचार देखिए। विशेष करके प्रेमचंद ने इस पर बड़ी दृष्टि डाली है। प्रेमचंद हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, है ना। उन्होंने बहुत सारे मौलानाओं और अरबी फारसी के विद्वानों को कोट किया है, दिखाया है कि हिंदी और उर्दू ये एक ही भाषा है। हिंदी और उर्दू में कोई फर्क नहीं। लेकिन आप जानते हैं, इतिहास रहा कि हिंदी को हिंदुओं की भाषा और उर्दू को मुसलमानों की भाषा इस रूप में आज भी लोग लेते हैं। आज भी लोग लेते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि जिस प्रेमचंद को हम हिंदी का उपन्यास सम्राट कहते हैं, जिस प्रेमचंद को हम हिंदी के एक बहुत, हिंदी ने विश्व के बड़े लेखकों में शामिल करते हैं, वो प्रेमचंद स्वयं उर्दू फारसी के ही विद्वान थे, उसी में लिखते थे, बहुत कुछ लिख चुके थे, तब जाकर के वो हिंदी में आए। और ऐसे एकाध उदाहरण नहीं है। अब आप देखिए फिराक गोरखपुरी साहब। फिराक गोरखपुरी साहब अंग्रेजी के विद्वान थे, हिंदू थे, लेकिन आप देखिए कि उर्दू में उसका क्या मुकाम है। तो हिंदी और हिंदू बहुत सारे विद्वान उर्दू भाषा में समादृत हैं। ऐसे ही उर्दू के बहुत सारे लोग जो हिंदी में आए, वो बाद में हिंदी में अपना बड़ा ऊंचा मकाम स्थापित करते हैं और काम करते हैं। अब रामविलास शर्मा जैसे बड़े विद्वान हुए, वो आजीवन लोगों को यही समझाते रहे। उन्होंने इसीलिए एक नेशनलिटी, जातीयता की अवधारणा कायम की कि भाषा के आधार पर जातीयता हो। और ये बहुत दिलचस्प है आपके लिए इन चीजों को समझना। जैसे उन्होंने देखा कि जो बंगाली हैं, अब बंगाली हिंदू हैं चाहे मुसलमान, उनकी भाषा बांग्ला है और वो बांग्ला में रचते हैं, बांग्ला से प्रेम करते हैं और एक ही भाषा में अभिव्यक्ति करते हैं। इसी तरह उन्होंने महाराष्ट्र में मराठी में देखा, गुजराती में देखा, अन्य भाषाओं में भी देखा। उनके लिए यही समझ के बाहर थी कि हिंदी में ऐसा क्या हो गया कि आप एक ही गांव में किसी, मान लीजिए भोजपुरी प्रांत के किसी गांव में चले जाइए, हिंदू भी वही भोजपुरी बोलता है, मुसलमान भी वही भोजपुरी बोलता है। आप लेकिन दोनों से बोलिए कि आपकी मातृभाषा क्या है, तो एक कहेगा मेरी मातृभाषा हिंदी है, एक कहेगा मेरी मातृभाषा उर्दू है। अब ये अज्ञानता से उपजा हुआ जो विष है, जहर है, ये कैसे आ गया? ये कुत्सित राजनीति के कारण है ना। तो अब वो एक ही भाषा, एक ही सांस्कृतिक
एक ही तरह के सामाजिक, एक ही तरह के क्षेत्रीय जीवन में रहते हैं, लेकिन भाषा के सवाल पर देखिए उनके दिमाग में कैसे बंटवारा छिपा हुआ है। तो रामविलास शर्मा जी को ये बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने हिंदी में भी बांग्ला की तरह, ना, मराठी की तरह, अन्य भारतीय भाषाओं की तरह एक जातीय भाषा की परिकल्पना, और वो कहते थे कि एक हिंदुस्तानी हो या एक हिंदी ऐसी भाषा हो जो दोनों सभी यहाँ के बोलने वालों के लिए एक ही भाषा हो जैसे और के लिए है। देखिए भाषा की संवेदनशीलता का इसी से जुड़ा हुआ मैं उदाहरण देता हूँ। आप जानते हैं कि 47 में भारत का बंटवारा हो गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। अब उसमें पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बने। पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश है। भाई इसके पीछे क्या हाथ है? किसका हाथ है? अन्य राजनीतिक कारणों के साथ साथ इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वो भाषा का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अब बांग्ला भाषा भाषी जो मुसलमान थे उनके ऊपर पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा उर्दू भाषा थोपी जा रही और वो उर्दू भाषा को स्वीकार करने को तैयार नहीं। उन्हें लगता था कि उनकी संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। अब देखिए दोनों एक ही धर्म के मुसलमान हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सारे मुसलमान एक ही भाषा बोलते हैं, सारे मुसलमानों का एक ही हित है, तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है। एक नहीं, हमारे सामने उदाहरण है, ये बांग्लादेश का उदय कैसे हुआ। और देखिए इतनी दिलचस्प बात है कि पश्चिम बंगाल भारत में है, वो तो पाकिस्तान में नहीं है ना। लेकिन बांग्लादेश में उनका जो राष्ट्रगीत है वो किसका लिखा हुआ है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। और रविन्द्रनाथ टैगोर का ही जनगण मन हमारा नेशनल एंथेम है। अब ये भी देख लीजिए। तो राजनीति इसी को ही भाषा की जातीयता। बांग्लादेश के बंगाली चाहे अलग देश के हों, लेकिन वो एक नैकट्य का, एक अपनेपन का, आत्मीयता का अनुभव करते हैं बंगाल के साथ। और रविन्द्रनाथ टैगोर जितने समादृत बांग्लादेश में है नहीं हमारे भारत के पश्चिम बंगाल में है, बांग्ला भाषियों के बीच में समादृत है। अन्य भाषा भाषी जो उनको पढ़ते लिखते हैं उनको भी समझते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि भाषा का सवाल बहुत सीधा साधा सवाल नहीं होता है, बहुत इसमें संवेदनशीलता होती है, जटिलताएं होती है, आप उसको समझिए। तो भारत के किसी नियम कानून को हो सकता बांग्लादेश बिल्कुल ना माने, लेकिन बांग्लादेश को बांग्ला बोलने में कोई दिक्कत। और जब रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती मनाई गई, 150th एनिवर्सरी, तो जो रिपोर्ट मेरे पास उसके अनुसार मैंने देखा कि बांग्लादेश में कुछ ज्यादा ही उनको हाथ मिला और कुछ ज्यादा ही जयंती मनाई। इसीलिए भाषाएं सांस्कृतिक रूप में मनुष्य को राष्ट्रीय राज्य की सीमाओं के परे जाकर के जोड़ती हैं और राजनीति भी गठन करता है। राजनीति कभी कभी बहुत ही नेगेटिव रोल भी अदा करती है। उसके पॉजिटिव रोल के उदाहरण हैं, लेकिन नेगेटिव रोल के भी खतरनाक उदाहरण, और हम ये बड़ी शिद्दत के साथ अनुभव करते हैं। ये सारे उदाहरण हमारे सामने आपके पड़ेंगे। अब देखिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमों में देखिए, अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, भैया जितनी हिंदुस्तान पाकिस्तान में दुश्मनी नहीं है उससे रत्ती भर दुश्मनी उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में कम नहीं। एक भाषा है, एक संस्कृति है, एक ही नस्ल के लोग, सब कुछ एक है, लेकिन दुश्मनी देखिए कितनी भयानक है ना। हमेशा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को धमकाता रहता है कि परमाणु बम मार देंगे, तो फलाना कर देंगे, चिलाना कर देंगे। अब आप देखिए एक भाषा होने से भी नहीं होता। ठीक हिंदुस्तान में देखिए, अगर हिंदी हिंदुओं की भाषा रहती तो दक्षिण भारत के सारे हिंदू
हिंदी का विरोध क्यों करते हैं? हम जानते हैं हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी राजभाषा है, लेकिन क्या वो पूरी तरह से राष्ट्रभाषा बन पाई है? तो एकदम से आप समझेंगे कि धर्म का संबंध भाषा से है, भाषा का संबंध धर्म से है, तो आप फिर भ्रांति में पड़ जाएंगे। इसके इसकी जो जटिलताएं हैं, इसके जो जटिल रूप हैं, उसको समझने की जरूरत है ना। और इतिहास में भाषा ने बहुत अच्छी भूमिका भी निभाई। इतिहास में भाषा ने, अब आप उदाहरण देखिए पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी बटे हुए थे, लेकिन इसके एकीकरण में भाषिक संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण स्थान, हम उसको नकार नहीं सकते। उसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे ही उदाहरण आप दुनिया भर में खोज करके निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसलिए भाषा और मनुष्य और उसके समाज का संबंध बहुत ही जटिल है, आयामी है। उसको समझने के लिए सूक्ष्म समाजशास्त्रीय तटस्थ वैज्ञानिक दृष्टि और एक संवेदनशील रवैया, नहीं तो हमारे समाज के ऊपर, हमारे देश के ऊपर बहुत असर पड़ता है। जैसे हिंदी के बारे में बताऊं कि हिंदी में बहुत दिनों से यह आंदोलन चल रहा था कि मैथिली को अलग भाषा बनाए। बन गई मैथिली, हमारी 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा आ गई। अब इसी तरह से मैं देखता हूँ कि भोजपुरी का बहुत जोर चल रहा है कि भोजपुरी को भी 8वीं अनुसूची में शामिल। मैं रायपुर कई बार गया, वहां भी मैंने देखा कि सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। अब इस तरह के नारे सुनने को मिलते हैं, नारे ही नहीं सुनने को मिलते हैं, बल्कि वहां की राजधानी रायपुर में आप देखिए तो होर्डिंग्स लगे, और वहां भी एक बहुत जबरदस्त आंदोलन है कि सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, या इस तरह के जो अपने एक आंचलिक रोल। अब आप देख लीजिए, अब जिस खड़ी बोली हिंदी की हम बात करते हैं, उस खड़ी बोली हिंदी ने हमारी राष्ट्रीय एकता, हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में जो भूमिका निभाई है, क्या उस योगदान को और मूल्य को हम नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं? जरा ध्यान से देखना चाहिए। अभी आजादी के 100 साल भी नहीं, 70 साल ही हुए हैं, और आपस में सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया है। असल में सबको ये लगता है कि सबकी अपनी भाषा की अकादमी होगी, तो उस अकादमी में वो संवैधानिक पद पर बैठेंगे, उनको अलग से पुरस्कार मिलेंगे, उनको अलग से अन्य तरह का लाभ होगा। तो ये भाषा की राजनीति, और ये भाषा की राजनीति धीरे धीरे देश और समाज की राजनीति में बदल जाती है, और उसके दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, है ना। ये जिस हिंदी में हम आज आपसे संवाद कर रहे हैं, खड़ी बोली परिनिष्ठित हिंदी, इस खड़ी बोली परिनिष्ठित हिंदी को खड़ा करने में, बनाने में गैर हिंदी भाषियों का कितना योगदान रहा। गांधी है, काका कालेलकर है, इसको सपोर्ट किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के सुब्रमण्यम भारती से लेकर तमाम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के लोगों ने कहा कि हिंदी ही हमारी भाषा हो। हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी को अपनी अभिव्यक्ति की भाषा बनानी चाहिए। और अगर आप इतिहास थोड़ा सा भी देखते हैं तो आप देखिए कि कैसे गांधी जी ने, कांग्रेस में अंग्रेजी में प्रस्ताव पारित होते थे देश की आजादी के पहले, अंग्रेजी में ही बातें होती थी, सब कुछ बहस मुबाहिसा। गांधी जी ने उसको हिंदी की तरफ मोड़ा। गांधी जी गुजराती भाषी थे, ये ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हिंदी की शक्ति को उन्होंने समझा। तो हिंदी की शक्ति इसलिए नहीं समझा कि हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है, हिंदी और भाषाओं से बहुत सांस्कृतिक रूप से श्रेष्ठ है, इस धारणा की ओर मत जाइए। इसलिए
कि हिंदी एक अहम भूमिका निभा सकती। हिंदी की जो ऐतिहासिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति है, वो कुछ ऐसी थी कि वो राष्ट्रव्यापी एकता को खड़ी करने में भूमिका निभा सकती, ना, पायोनियर की भूमिका में आ सकती। अभी एक न्यूज 18 में बहस हो रही थी, हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिंदी के समर्थन में कुछ बयान दिए थे, उस पर बात करी। तो वहां मैंने देखा कि राजनीतिक हलकों से लोग आए हुए थे। अब वो अपनी राजनीति की भाषा बोले। जब मेरी बारी आई तो मैंने यही कहा कि हिंदी को अगर अन्य भारतीय भाषाओं से अलग करके आप देखते हैं तो ये अच्छी बात नहीं। हिंदी में बहुसंख्या है, हिंदी बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि भारत की अन्य भाषाएं कमतर हैं या अन्य भाषाओं से हिंदी का एक आत्मीय और बराबरी का संबंध नहीं हो सकता। ये हिंदी को थोपिए मत, किसी को भी मत थोपिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, चीन की जो मंडारिन भाषा है वह दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। अब चीन एक महाशक्ति भी बन गया है। अब चीन ये कहे कि एशिया के देशों को, विश्व के देशों को, भाई जैसे अंग्रेजों ने कभी किया था ना, कि अंग्रेजी आपको सीखना है, उपनिवेशों को, उपनिवेशों में आपने लाद दिया। आप अफ्रीकी देशों को देखिए, उनकी वहाँ की भाषा नेपथ्य में है, कहीं स्पेनिश बोली जा रही है, कहीं फ्रेंच बोली जा रही है, कहीं अंग्रेजी बोली जा रही है। वहाँ की आइडेंटिटी को देख के आपको बड़ा दुख होगा। तो अभी मंडारिन इस तरह से कहे कि हम शक्तिशाली हैं तो मेरी ही भाषा आप लोगों को बोलनी होगी, मेरी भाषा आप लोगों को, क्योंकि हम ज्यादा हैं। तो ये कोई तर्क नहीं, ये कुतर्क है। भाषा चाहे 10 लोग बोलते हों, आदिवासी समूहों को देखिए, आदिवासियों की विलुप्त हो रही हैं भाषाएं। अब कितने कम लोग हो गए हैं, है ना। हम उन भाषाओं को बचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम आदिवासियों को विलुप्त होने से बचा नहीं पा रहे। सरकार कितनी गंभीर है, सब उदाहरण सामने है। आज की ही सरकार में, बहुत लंबी हमारी जो देश की सरकारें हैं, उन्होंने क्या किया वो सब हमारे सामने है, पर्याप्त नहीं है। तो भाषाओं का साम्राज्यवाद नहीं थोपना चाहिए, भाषाओं का उपनिवेश स्थापित नहीं करना चाहिए। भाषाएं प्रेम की भाषाएं होती हैं, वो ऐसी होती हैं, मनुष्य से मनुष्य का संबंध बनाने की होती है। लेकिन हमने देखा है कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के दौरान अंग्रेजी किस तरह से हमारे ऊपर चढ़कर बैठ गई है, अब वो उतरने का नाम ही नहीं लेती है। इससे सबक सीखना चाहिए। मैं अंग्रेजी भाषा की बुराई नहीं कर रहा, अंग्रेजी भाषा एक अच्छी भाषा है, उसमें ज्ञान विज्ञान की चीजें हैं। हम सभी भारतीय भाषा के लोगों को उससे सीखना चाहिए कि विज्ञान की भाषा कैसे तैयार करें, ना, राजनीति की भाषा कैसे तैयार करें, सोशल साइंसेस की भाषा कैसे तैयार करें। हम उसमें अभी तक असफल, हम अपनी भाषा को उस स्तर तक समृद्ध नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए हैं? क्योंकि हमें एक उधार की भाषा मिल गई। अब उस उधार की भाषा पर हम खुश हैं, हमें लगता है हमारा काम चल रहा है। फर्राटेदार केल्टिक प्रोनाउंसिएशन के साथ जो अंग्रेजी बोलता है, हम उसको विद्वान समझते हैं। देसी भाषा में एक से एक चिंतक और सोचने वाले लोग हैं जो अंग्रेजी में नहीं बोलते, अंग्रेजी में नहीं लिखते, तो हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि 5% से ज्यादा लोग आज भी भारत में अंग्रेजी भाषा पर अधिकार नहीं रखते। तो एक देखिए कैसा होता है, एक अभिजनवादी, एक अभिजात्यवादी वर्ग तैयार होता है जो शासकीय वर्ग में सामने आ जाता है। और यह विवाद कोई नया नहीं है। बार बार यूपीएससी के संबंध में यह सवाल उठे कि क्यों यूपीएससी में अंग्रेजी मीडियम से परीक्षा देने वाले लोग बहुत ज्यादा सफल होते हैं, उसके मुकाबले भारतीय भाषाओं, हिंदी में, बांग्ला में, उर्दू में, कन्नड़ में, मलयालम में, ये इन भाषाओं में परीक्षा देने वाले लोग उतना प्रतिशत सफलता नहीं मिलती है।
टॉपर होने की बात तो छोड़ दीजिए, कभी अपवाद रूप में कोई टॉपर हो गया तो हो गया। अब अपने ही देश में अपने ही देश की भाषा है ना उपेक्षित है, ठीक है। अब आप राष्ट्रीय गौरव मनाते हैं, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना? ये बहुत सारी चीजें बहुत संवेदनशील है, इसको ध्यान से देखना चाहिए। दुनिया का कोई भी शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट, ये कहता है कि बच्चे जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो ये माइक तो आपका माइक म्यूट हो गया है सर। अब आ रही है आवाज? जी हाँ अब आ रही है। हाँ। तो मैं दुनिया भर के आप एजुकेशनिस्ट की सलाह लीजिए, वो कहते हैं कि भाई बच्चों को उसकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन हमारे भारत में इसका उल्टा होता है। हिंदी प्रदेशों में, हिंदी प्रदेशों के बाहर देखिए, है ना, कॉन्वेंट स्कूल्स है, हम अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देते हैं। हमारे बच्चे कुछ समझे न समझे 4 लाइन अंग्रेजी की कविता पढ़ते हैं। जब हमारे गेस्ट आते हैं तो हम बच्चों को बुलाते हैं कि बेटा इधर आओ, वो वाली कविता सुना दो, अंग्रेजी में सुना दो। और बच्चा सुनाता है, हम तालियां बजाते हैं, हम खूब खुश होते हैं। हम कभी भोजन के मेज पर अपने बच्चों के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता की बात नहीं करते, साहित्य की बात नहीं करते, प्रेमचंद की बात नहीं करते। हम कभी हिंदी की कविताएं अपने बच्चों के सामने नहीं गुनगुनाते। कैसे हम समझ लेते हैं कि हमारी भाषा दोयम दर्जे की है या हमारी भाषा में वो दम नहीं है ना? जब भी पार्टी होती है, जब भी कोई उत्सव होता है ना, और लोग आपस में जब बतकही करते हैं तो शेरो शायरी सुनाते हैं ना, रोमांटिक कविताएं सुनाते हैं। अब कुमार विश्वास की लोकप्रियता का कारण क्या है? अब आप देखिए, कुमार विश्वास तो अंग्रेजी में नहीं सुनाते हैं, वो तो बिल्कुल ठेठ हिंदी में सुनाते हैं, लेकिन युवाओं के बीच वो कनेक्ट कैसे कर लेते हैं? तो उसके लिए सलाहियत चाहिए, आप भाषा का सही उपयोग करना सीखें, ये चाहिए। और कविता, गीत जिस तरह से दिल पर प्रभाव डाल, वो सीधी सीधी पूरी शिक्षा व्यवस्था उसका प्रभाव नहीं डाल। इसलिए भाषा विज्ञानियों को, शिक्षाविदों को इस तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि भाषा के प्रति संवेदनशीलता, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि पीएचडी के बच्चे, पीएचडी के बच्चे, एमए और बीए की बात नहीं करता, पीएचडी के बच्चे हूँ, जैसे मैं खाता हूँ तो हूँ शुद्ध लिखना नहीं जानते, मैं कभी अनुस्वार नहीं लगाते, नहीं में अनुस्वार नहीं लगाते, है ना। और हमने बहुत बड़े विद्वानों को देखा है, बावजूद भी बोलते हैं, बावजूद के साथ भी नहीं लगता, लेकिन ये चलन है। जैसे आप देखिए, मैंने करी है, मैंने करा है, अरे करी है करा है, ये कौन सी भाषा है? क्योंकि ये लोक में प्रचलित है तो ये चलता है। अब ये चल रहा है, हो सकता है मैंने किया है की जगह आज से 20 साल 25 साल के बाद लोग लिखने लगे मैंने करा है ना? लड़कियां लिखने लगे मैंने करी है, हो सकता है ये स्वीकृत हो जाए। लेकिन भाषाएं ऐसे ही चलती हैं, ऐसे ही बनती हैं, ऐसे ही बिगड़ती हैं, तो लोग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप देखिए, आपको कुछ और क्षेत्रों की ओर ले चलते हैं, समय बहुत कम बच रहा है।
मैं उधर आपका ध्यान कुछ ले जाना चाहूंगा, कुछ और चीजों की ओर। लेकिन देखिए, भाषा का मनुष्य के व्यक्तित्व के साथ, उसके संस्कृति के साथ, उसके जीवन दर्शन के साथ कितना गहरा संबंध है ना। भारत में भाषाओं और भाषाओं का जो आपसी सौहार्द रखा है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। जैसे एक नाम मुझको याद आते हैं, अमीर खुसरो। आप सभी जानते हैं कि अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के दरबार के नवरत्न जैसे थे, रत्न जैसे। अब अमीर खुसरो साहब ने बहुत सारी आखिरी कलाम और अलग तरह की बड़ी सैद्धांतिक किताबें लिखी हैं, लेकिन जब वो कविता करते हैं तो हिंदी में करते हैं। और उनकी हिंदी कैसी है, कुछ बैकग्राउंड में मुझे आवाज मिल रही है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। बैकग्राउंड से कुछ मुझे आवाज मिल रही है। अमीर खुसरो साहब, अब वो ऐसी हिंदी लिखते थे कि सांप्रदायिकता का नामो निशान